नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग पढ़ रहे हैं मार्च के एग्जाम के लिए। सीरीज हमारी चल रही है। टोटल 500 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसी में आज हमारे पास में है 6वें नंबर का वीडियो। इसके पहले के जो 5 वीडियो है उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में, ठीक है। और जो पुरानी सीरीज है उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी और एप्लीकेशन सभी लोगों को डाउनलोड कर लेना चाहिए। उसमें फ्री मटेरियल और साथ में फ्री मॉक टेस्ट वहाँ पर आपको मिल रहा है। इसके अलावा ये वाले कोर्सेज भी वहाँ पर हैं। किसी को सिर्फ एमसीक्यू अगर पढ़ने हैं, कंप्यूटर के एमसीक्यू है ना, अगर ये पढ़ने हैं और साथ में इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाता है, दोनों चीज़ें मिल जाती है, तो उसका ये है। ये फुल कोर्स है। इसमें भी हमारा होली का ऑफर चल रहा है, तो होली के लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है, होली 26 है ना। इसको आप डाल देंगे तो ये जो 1190 वाला कोर्स है, इस पे सीधे कितने रुपए कम होंगे आपके, पूरे कम होने वाले हैं -200 है ना। 200 रुपये कम में आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर कंप्यूटर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मिल रहा है, प्लस ये 1000 क्वेश्चन के एमसीक्यू मिल रहे हैं, प्लस मॉक टेस्ट मिल रहा है। साथ में इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही है और इसमें आपको मैथमेटिक्स की क्लास भी मिल रही है। ये मॉक टेस्ट हमारे पास में है, टोटल 20 मॉक टेस्ट है। इसमें 52 जो नंबर के जो टेस्ट है उसको आप कितनी भी बार दे सकते हो, कितनी भी बार, है ना। और यहाँ पर 10 जो हमारे पास में है वो 75 नंबर के, मतलब एज इट इज जैसे हमारा सीपीसीटी का एग्जाम होता है बिल्कुल वैसा का वैसा वहाँ पर अलग अलग टैब में कंप्यूटर है ना, और जो अदर हमारे पास सब्जेक्ट है सबकी टैब वहाँ पर बनी हुई है और उसमें आपको एक बार देने के लिए मिलेगा। तो याद रखिए उसको सबसे लास्ट में आपको देना है, तो ये भी आप ले सकते हैं। और ये 52 वाले ये कितनी बार दे सकते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन। पहला प्रश्न है आज का, एमएस वर्ड में फुटनोट डालने की शॉर्टकट की क्या है ना। तो एमएस वर्ड में हम लोग फुटनोट का यूज करते हैं। फुटनोट बेसिकली होते क्या है, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है या हमने जो पेज तैयार किया है, डॉक्यूमेंट तैयार किया है, तो उस पेज में सबसे नीचे की तरफ कुछ जरूरी काम की चीजें या फाइल का पूरा पाथ दे देते हैं, या जरूरी कोई कंटेंट होगा मार्क करके रखना होगा तो हम फुटनोट में डाल के रख लेते हैं। फुटनोट इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की है ये हमसे एग्जाम में पूछ रहा है। तो फुटनोट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है, याद रखिएगा, आल्ट कंट्रोल और एफ। क्या है, आल्ट कंट्रोल और एफ, इसका यूज करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, फुटनोट आ जाएगा। बस इतना सा याद रखिएगा। एमएस वर्ड 2019 में कौन सी सुविधा आपको रिबन सहित बिना किसी यूआई व्याकुलता के दस्तावेज देखने की अनुमति देती है ना। व्याकुलता मतलब क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन, यहाँ कहीं लिखा होगा है ना, डिस्ट्रैक्शन है ना, मतलब आपको क्या कर दे, विचलित कर दे, है ना। और क्या है, यूआई, यूआई मतलब क्या होगा, यूजर इंटरफेस है ना। मतलब कि आपको एमएस वर्ड 2019 में कौन सी सुविधा ऐसी है कि रिबन सहित बिना किसी अदर यूआई के, है ना, मतलब कि रिबन भी हट जाएगी और अदर जितने भी वहां पे यूजर इंटरफेस होंगे जो आसपास आपको दिख रहा होगा वो सब हट जाएगा, है ना। और कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ दिखने वाला क्या है, जिसको आप देखना चाहते हैं, है ना। मतलब कि सिर्फ आपके काम का कंटेंट दिखेगा। इसके अलावा एमएस वर्ड में से रिबन भी हट जाएगी और दूसरे जो यूआई है, यूजर इंटरफेस है, सारे कमांड, सारी बटनें, सब कुछ हट जाएगा और जो चीज आप पढ़ रहे हो सीधे सीधे वही मार्क हो जाएगा। तो वो कौन सा हमारे पास में मोड होगा जिसका हम यूज करेंगे। हमारे पास में है रीड मोड। तो रीड मोड में क्या होता है, पेज बड़े हो जाते हैं, है ना, और आपके पास वहाँ पे हेडर जो ऊपर टाइटल रहता है वो रह जाएगा, रिबन का छोटा हिस्सा रहेगा और आप पढ़ सकते हो वहाँ पर, है ना। पूरा हटता है क्या, इसमें नहीं, बाकी सब दिखते रहता है। फिर हमारे पास फोकस है, वेब लेआउट है, ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट की अगर हम बात करें तो ड्राफ्ट मतलब कि जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं, है ना, लेटर की जब ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हेडिंग, सब हेडिंग, इसको अलग अलग मार्क करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। वेब लेआउट, वेब लेआउट मतलब जिस तरीके से आपका वेब पेज दिखता है, पूरा का पूरा पेज दिखता है, सारी चीजें उसमें दिखती है, तो ये वेब लेआउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी आपको सब कुछ दिख रहा है, मतलब इसमें यहाँ पे कंटेंट कम दिख रहा है, आसपास का ये यूआई है वो कम दिख रहा है पर दिख रहा है। यहाँ पर आपको सब कुछ दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको सारा कुछ दिख रहा है। अब हमारे पास में बचा क्या, फोकस। तो फोकस जो व्यू होता है या फोकस जो मोड होता है, इसमें आपका रिबन भी हट जाता है और जो दूसरी चीजें हैं वो भी हट जाएगा, है ना। और क्या होगा, मान लो ये आपका पेज है और इस पेज पे आपका कंटेंट पैराग्राफ कहाँ पर है, ये है, यहाँ पर आप पढ़ रहे हो,
तो जैसे ही आप उसको फोकस मोड ऑन करोगे तो क्या होगा, आपकी रिबन, टाइटल बार वगैरह जो है सब कैसा हो जाएगा, गायब हो जाएगा, काली स्क्रीन हो जाएगी, है ना। और सिर्फ लाइट कहाँ पे होगा, इतनी जगह पर ही लाइट होगा बस, बाकी आसपास का एरिया कैसा हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा। मतलब जो आपका आता ना फ्लैश लाइट, तो सीधे फोकस कहाँ पे आ जाएगा, आपके सिर्फ कंटेंट पे रहेगा, बाकी जगह पे डार्क हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन है, फोकस मोड का ऑप्शन है। और याद रखिएगा ये हमारे पास में 2019 में मिलता है। पुराने जो वर्जन्स है कि अगर 2007 में आप काम कर रहे होंगे तो वहां पर ये फीचर हमको नहीं मिलता है, इसलिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और अभी जो इस तरह के डिजिटल बोर्ड आते हैं तो इसमें भी वो फोकस वाला मिलता है ना। कभी यूज रहेगा तो बताएंगे आपको। चलिए तो याद रखिएगा इसे। अगला है इंसर्शन पॉइंटर, मतलब कि हमारा कर्सर को पिछले संशोधन, मतलब प्रीवियस रिवीजन, है ना, पर ले जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। पहले प्रश्न को समझ ले। हमारा प्रश्न बोल रहा है कि जो हमारा इंसर्शन पॉइंटर है इसको पिछले संशोधन, मतलब कि आप अभी जहां पे काम कर रहे हो, है ना, सपोज मैं आपको बता देता हूं, ये आपका पेज है ना, ये पूरी की पूरी फाइल है, कितने भी पेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आपके पास ये लाइनें, आप यहाँ पे काम कर रहे थे, फिर आपने यहां काम किया, फिर आपने यहां काम किया, वर्तमान में आप कहां पर हो, तो मैं एक पेज और बना देता हूं, आप इस पेज पर यहां पर हो। एक्चुअल पोजीशन अभी कहां पे आपकी, इस पेज पर है, आप यहां पे काम कर रहे हो, है ना। अब प्रश्न बोल रहा है इंसर्शन पॉइंटर को पिछले संशोधन, मतलब आप ऐसा चाहते हो कि अब यहां पर हम ऐसी कौन सी शॉर्टकट की यूज करें कि आपका सेल पॉइंटर, मतलब जो कर्सर है आपका, वो भी यहां पर है दूसरे पेज पे, तो ये कहां चले जाए, यहां चले जाए, फिर यूज करें तो कहां चले जाए, यहां, फिर यूज करें तो यहां। मतलब कि आपने आपके डॉक्यूमेंट में कहां पर करेक्शन किए हैं, आपका जो पॉइंटर होगा वो वहां पर मूव कर जाए, आपका जो कर्सर होगा वो वहां पर जाए। ठीक है, ये फीचर कहाँ है, ये फीचर हमारे पास में है 2019 में, कि कहां आप करेक्शन करते हुए आया है, आप वहां जाकर फिर से उसको रीचेक कर सकते हैं एक शॉर्टकट की से, है ना। अब वो शॉर्टकट की कौन सी है, हमको बोल रहा है वो शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5, आल्ट प्लस F5 और शिफ्ट प्लस F5। तो वो जो शॉर्टकट की हमारे पास में होने वाली है वो है शिफ्ट प्लस F5। क्या होगी, शिफ्ट प्लस F5 होगी। इसको आपको याद रखना है ध्यान से, और चला के भी देखिएगा, अगर 2019 वर्जन आप यूज कर रहे हो तो उसमें चलाइएगा। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है वर्ड 2019 में आइकन 3D मॉडल डालने का विकल्प कहां मिलेगा, है ना। आप लोग काम कर रहे हैं वही 2019 में है MS वर्ड में, और आपको क्या चाहिए, आइकन्स इंसर्ट करने हैं या आपको 3D मॉडल्स इंसर्ट करने हैं। तो ये वाला जो फीचर है ये भी अपडेटेड वर्जन में है, पुराने वर्जन्स में हमको देखने को नहीं मिलता है ना। तो अपडेटेड जो वर्जन है नए वाले, वहां पर सभी में हमको ये मिलता है आइकॉन का ऑप्शन, और 3D इमेजेस आती है ना, तो उसका ऑप्शन भी वहां पे मिलता है। हम 3D इमेज MS वर्ड में ला सकते हैं। और आइकन्स कहने का मतलब ये है कि जो अलग अलग कंपनीज के लोगो होते हैं, मोनो होते हैं, है ना, उसको यहाँ पर आप जो रेपुटेटेड होगी या ला सकते हैं। इसके अलावा अदर चीजों के भी जो लोगो होते हैं, मोनो होते हैं, उसको भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में आइकन और 3D का मॉडल कहाँ मिलता है, तो ये आपको मिलने वाला है कहाँ पर, इंसर्ट टैब में। कहाँ मिलेगा, इंसर्ट टैब में, है ना। और दूसरी चीज कि अगर इसके बाद का वो प्रश्न पूछता है कि इंसर्ट टैब में कहाँ मिलेगा भैया, अगर ऐसा पूछ लिया उसने हमसे, तो इंसर्ट टैब में ये मिलेगा इलस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में। कहाँ मिलेगा, इलस्ट्रेशन में, है ना। तो इलस्ट्रेशन में ही हमको मिल जाएगा आइकन और 3D का ऑप्शन, इसको भी याद रखिएगा। दस्तावेज में चित्रों या तालिकाओं की सूची स्वचालित रूप से उत्पन्न करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। अब हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट में चित्रों और तालिका, याद रखिएगा दोनों की बात कर रहा है, चित्र और तालिका, है ना, की सूची स्वचालित रूप से उत्पन्न करना, मतलब बनाना है ना। अब स्वचालित रूप से उत्पन्न करना क्या बनाना, सूची बनाना है। सूची को याद रखना, हम लोग क्या यूज करते हैं सूची के लिए, हम लोग यूज करते हैं, बड़ा सिंपल सा वर्ड है, इंडेक्स, है ना। किसी बुक में हमने सामने की तरफ जो इंडेक्स होता है कि कौन सा यूनिट किस पेज पर है या कौन सा लेसन किस पेज पर है, वो देखने के लिए जो हम लिस्ट यूज करते हैं वो इंडेक्स कहलाता है। तो यहाँ पर भी बात किसकी हो रही है, इंडेक्स की ही हो रही है, सूची की ही हो रही है। लेकिन वो क्या बोल रहा है, चित्र या तालिका, चित्र की भी बना सकते हो या फिर आप टेबल के हिसाब से बना सकते हो। तो ये दोनों चीजें कहाँ हमको मिलने वाली है, ये पूछ रहा है ना। हमारे पास में ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट,
क्रॉस रेफरेंस, टेबल ऑफ फिगर और इंडेक्स। इंडेक्स तो खुद ही उसने दिया है ना, और इंडेक्स जो नाम है ये एक्चुअल ऐसा का ऐसा हमारे एमएस वर्ड में प्रयोग में नहीं लाया जाता। इंडेक्स में आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंडेक्स कहते हैं सामान्य भाषा में, पर एमएस वर्ड में इंडेक्स ऑप्शन मिलता है क्या? नहीं। ये तीन ऑप्शन हमारे पास एमएस वर्ड में होते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं किसकी, क्रॉस रेफरेंस की, तो क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग हम वहां करते हैं जब हमने कोई डाटा तैयार कर रहे हो और वो डाटा किसी अदर चीज से संबंधित है, तो वहां पर हम उसका हाइपर लिंक यूज कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे हमने कुछ चित्र लगा दिया है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया है। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो लिंक पर क्लिक करिए और वहां जाके पढ़ लीजिए। या फिर हमने यहाँ पर जो डाटा लिया है वो किस बुक से लिया है या कहाँ से हमारा सोर्स है, उसको वहां मेंशन करने के लिए हम लोग क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हैं। तो ये भी प्रश्न से रिलेटेड नहीं है। अब हमारे पास बचा टेबल ऑफ कंटेंट और टेबल ऑफ फिगर। देखिए, अगर प्रश्न हमसे पूछता कि सिर्फ तालिकाएं बनानी है, सिर्फ तालिकाएं बनानी है, तब हमारा आंसर होता टेबल ऑफ कंटेंट, ये सही हो जाता। प्रश्न ने क्या डाल दिया है, चित्र या तालिका, है ना, दोनों डाला है। आप चित्र का बनाना चाहे तो चित्र का, और अगर टेबल बनाना चाहे तो टेबल का, दोनों बोल दिया उसने। इसीलिए इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा, टेबल ऑफ फिगर। ठीक है, फिगर मतलब आकृति या चित्र। तो टेबल ऑफ फिगर के माध्यम से हम ये दोनों चीजें तैयार कर सकते हैं, इसको आपको याद रखना। लेकिन ये भी याद रखना कि अगर यहाँ पे चित्र नहीं बोलता, सिर्फ तालिका तालिका बोलता, तो हम सीधे इंडेक्स का यूज करते, और इंडेक्स यहाँ पे चूंकि प्रयोग में नहीं आता है तो क्या आता, टेबल ऑफ कंटेंट इसका राइट आंसर हो जाता है। इसको याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न है, 2019 में एमएस वर्ड 2019 में गटर मार्जिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछता है ना। गटर मार्जिन क्या होता है, तो हमारा बुक देखी है हम लोगों ने, किताबों में हम लोग ने बाइंडिंग देखते हैं, है ना, कि किताब या तो ऐसी खुलती है या फिर ऐसी खुलती है। अगर ऐसी खुलेगी तो ऊपर की तरफ बाइंडिंग होती है, और ऐसी खुलती है तो लेफ्ट साइड में उसमें बाइंडिंग की जाती है। तो बस वही आपको बताना है। तो हमको बोल रहा है वो कि लेफ्ट मार्जिन पे छोड़ेंगे, राइट मार्जिन पे छोड़ेंगे, बाइंडिंग साइड ऑफ डॉक्यूमेंट पे छोड़ेंगे, या हेडर पे छोड़ेंगे। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर इसने सीधे सीधे वर्ड यूज कर लिया बाइंडिंग साइड, जिधर से हमको बाइंडिंग करनी होगी उधर छोड़ लेंगे, इसलिए ये वाला आंसर कैसा हो गया, सही हो गया। लेकिन अगर ये वाला आंसर सही नहीं होता तो हम लेफ्ट या राइट की अगर बात करते तो हम किसके साथ जाते हैं, हम लेफ्ट और टॉप के साथ जाते हैं, लेफ्ट और टॉप, है ना कि हेडर। हेडर नहीं जाते, लेफ्ट या टॉप की तरफ जाते, वहां के मार्जिन को ले लेता, है ना। हेडर कोई मार्जिन थोड़ी, हेडर हमारे पे स्पेसिफिक जगह है या फिर लेसन की हेडिंग, डेट या और कोई कंटेंट आपको डालना है उसके लिए यूज करते हैं। तो लेफ्ट आता या टॉप आता, है ना। इसने सीधे सीधे बोल दिया हमको बाइंडिंग साइड, तो जिधर से हमको बाइंडिंग करना रहेगा, चाहे टॉप में या लेफ्ट में, हम उधर एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देंगे। गटर मार्जिन क्या होता है, जब हम बुक को बाइंडिंग करते हैं तो जितना मार्जिन हमने सेट कर दिया है उसके अलावा छोड़ा गया अदर मार्जिन, जिसमें आपके बुक के कंटेंट ना दबे, वो कहलाता है हमारे पास में गटर मार्जिन। उसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में नंबरों वाली सेल को गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है ना। हमारे पास एमएस एक्सेल हम लोग यूज कर रहे हैं। एमएस एक्सेल में हमारे पास ऐसी बहुत सारी सेल होती है ना, उसमें भाई रो और कॉलम से मिलकर, है ना, ये लाइन भी याद रखना कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो आपके पास सेल में नंबर लिखे हुए हैं, टैक्स लिखे हुए, नंबर टैक्स ऐसे कुछ लिखे हुए हमारे पास में, है ना। अब हमारे को प्रश्न बोल रहा है कि ऐसी एक्सेल के नंबरों वाली सेल को गिनना, है ना, मतलब ऐसी सेलों को काउंट करना है जिसमें क्या है, नंबर्स है। तब हम कौन सी इसमें फंक्शन का या फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहला हमारे पास में काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैक और सम, हम सभी की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें सम की, तो सम हमारे पास में जोड़ने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। इसको हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं और सेल एड्रेस लगाकर भी जोड़ सकते हैं। सम मतलब जोड़ना। हमारे पास काउंट ब्लैंक का यूज करते हैं, कितनी खाली सेल है, हमने टेबल सेलेक्ट किया, रेंज दे दी उसको, उसमें कितनी खाली सेल है उसका पता लगाने के लिए काउंट ब्लैंक का यूज करते हैं। हमारे पास में काउंटा है, काउंटा का यूज हम ऐसी सेल का पता लगाने के लिए करते हैं इसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों हो, है ना, टेक्स्ट और नंबर दोनों हो, उसका पता लगाने के लिए काउंटा यूज करते हैं। हमसे बोल रहा है सिर्फ नंबर पता करने, तो हम यूज करने वाले किसको, काउंट को। काउंट फंक्शन का यूज करके हम ऐसी सेलों का पता लगा सकते हैं जिसके अंदर संख्याएं है। ठीक, बस इतना सा याद रखना है। एमएस पावर पॉइंट में
नोट्स पेज व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? पावर पॉइंट की बात कर रहा हूं, वो भी 2019 में। इसमें नोट्स पेज व्यू, अलग अलग जो व्यू हमारे पास में होते हैं उसमें नोट्स पेज का भी व्यू हमारे पास होता है। तो नोट्स पेज जो व्यू है उसका यूज हम क्यों करते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, जब भी पावर पॉइंट की स्लाइडें बनाई जाती है तो हमको ये तो पता है कि पावर पॉइंट की स्लाइडें हम लोग किसके लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए या पढ़ाने के लिए प्रयोग में लेके आते हैं। अब वहां पर हमको जब एक्सप्लेन कर रहे हैं उस समय किसी एक्स्ट्रा कंटेंट की जरूरत है जो हमको पढ़ के बताना हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं किसका, नोट्स का, है ना। तो हमारे पास में जो स्लाइड होती है, नॉर्मल स्लाइड तो आपने देखी है, ऐसी रहती है। तो जो हमारे पास नोट्स पेज व्यू जो होता है, मतलब ऐसा व्यू जिसके अंदर आपको नोट्स भी दिखे, उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो स्लाइड होती है वो दो हिस्सों में बटी हुई रहती है इस तरीके से, है ना। यहाँ पे वो कंटेंट होता है जो आप लोगों को दिखेगा, है ना, और नीचे कौन सा होगा, यहाँ पर वो कंटेंट होगा जो उसको एक्सप्लेन करने वाले को दिखेगा, है ना। तो ये इस व्यू को आपको डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ से पढ़ पढ़ के वो आपको बता देगा, है ना। तो ये होता है हमारे पास में कौन सा, नोट्स पेज व्यू जो होता है उसमें, है ना। अब इसका उपयोग क्यों करते, तो बस इसीलिए इसका उपयोग करना है हमको बोल रहा है केवल स्लाइड प्रिंट करने के लिए, स्पीकर नोट्स के लिए, एनिमेशन के लिए, ट्रांजिशन के लिए। ट्रांजिशन स्लाइड पे यूज किया जाता है, यहाँ पर नहीं करेंगे। एनिमेशन ऑब्जेक्ट पे यूज किया जाता है, यहाँ पर व्यू की बात हो रही है। स्पीकर नोट्स और केवल स्लाइड प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंट की तो बात हो नहीं रही क्या है, स्पीकर नोट्स, है ना। स्पीकर नोट्स मतलब कि जो बोल रहा है, जो एक्सप्लेन कर रहा है, जो समझा रहा है, उसके लिए जो नोट्स लिखे जाते हैं उसे स्पीकर नोट्स कहते हैं। बस सिंपल सी चीज है ना, कि हम नोट्स पेज व्यू का यूज करेंगे, वहां पर वो दिखने लगेंगे। अगला प्रश्न है, सीसी इन ईमेल एड्रेस स्टैंड फॉर, मतलब सीसी जो होता है इसका ईमेल एड्रेस में फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो ईमेल एड्रेस हम सेंड करते हैं, तो ईमेल एड्रेस नॉर्मली हम जो सेंड करते हैं, कंपोज किया होगा आपने गूगल पे जीमेल के लिए, तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमको क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है टू, जिसको भेजना है। तो यहाँ पे मल्टीपल हम भेज सकते हैं, सेमीकोलन लगा लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसकी एक और कॉपी भेजना चाहते हैं, है ना, बाकी जगह कॉपी अगर भेजना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, हम सीसी का यूज करेंगे, कार्बन कॉपी। और एक ऑप्शन और हमारे पास में होता है कि हम लोग ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्या होगा, बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना। अलग अलग यूज है, ये जितने लोगों को भेजना है उनको कार्बन कॉपी मतलब कि हमने इनको भेजा है, इनको भेजा, तो दोनों को दिखेगा कि भाई इसको भी भेजा गया है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब ऐसी कार्बन कॉपी कि हमने भेजी तो है इनको, लेकिन इन दोनों को पता नहीं चल रहा है कि इसको भी भेजा गया है, वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो याद रखिएगा, सीसी का क्या होता है फुल फॉर्म, कार्बन कॉपी। ये वाला आंसर हो गया, वहां पे जाके ऑप्शन चेक कर लेना। अगला प्रश्न है, नेटवर्क कनेक्टिविटी की जांच करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है ना। अब नेटवर्क की क्या करनी है हमको, कनेक्टिविटी, कि हमारा नेटवर्क बराबर काम कर रहा है कि नहीं, उस पर जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं प्रॉपर रिस्पांस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसकी जांच करनी है हमको, कि है ना। तब हम किसका प्रयोग करेंगे या किस कमांड का प्रयोग करेंगे। देखिए, हमारे पास पहली कमांड यहाँ पे क्या है, DIR का यूज किया करते हैं हम लोग डायरेक्टरी चेक करने के लिए, कितनी डायरेक्टरी है हमारे ड्राइव में उसको चेक करने के लिए। हमारा पिंग है CHK DSK, ये चेक डिस्क कमांड है ना, डिस्क को चेक करने के लिए। और ये हमारे पास कॉपी कमांड है ना, ये सारी डॉस की कमांड है। तो यहाँ पर अगर हमारे को नेटवर्क में कनेक्टिविटी चेक करनी है तो हम किस कमांड का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे पिंग कमांड का। पिंग कमांड का यूज करेंगे, हम टाइप करेंगे PING पिंग, है ना। और हमारे पास जो उसका IP एड्रेस होगा, है ना, 192.168.1, है ना, और ये 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने 1.1 दे दिया उसको IP एड्रेस। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको एंटर करना है। एंटर करेंगे तो ये जिस कंप्यूटर का IP एड्रेस होगा उसको क्या करेगी, पिंग। हम पिंग करते हैं ना, कोई सोया हुआ तो उसको जगा देते, तो बस वैसी क्या करी जाएगी, पिंग की जाएगी उसके IP एड्रेस को। तो जैसे ही वो रिस्पॉन्स करेगा तो यहाँ पे हमको कनेक्टिविटी दिखने लग जाएगी। एक बार कनेक्टिविटी आ गई तो हमको पता चल जाएगा कि काम कर रहा है, और नहीं तो फिर बोल देगा नॉट रिस्पॉन्डिंग। फिर हमको वहां फोन करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि भाई उसको चालू करो, हमको कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। ठीक है, इसको याद रखना, पिंग कमांड। और ये कहाँ काम करेगा, इसके साथ जो प्रोटोकॉल काम करेगा वो होगा टेलनेट प्रोटोकॉल, ये भी याद रखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कोर या हिस्सा क्या होता है,
किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कोर या हम बोले मुख्य भाग क्या होता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पूछ ले आपसे, विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए, हालांकि यूनिक्स और लिनक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, पर किसी के लिए भी पूछ ले तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य भाग होता है उसका सेंटर ऑफ कोर जो बोलते हैं हम लोग, है ना, क्या होगा वो होता है कर्नेल। इसको याद रखना, फिक्स क्वेश्चन है, ज्यादा घुमा के नहीं पूछ सकता है, इस सीधा सीधा पूछने का वाला क्वेश्चन है और ये आता भी है बहुत बार। तो कर्नेल याद रखना, मुख्य भाग क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कर्नेल होता है। विंडोज में टास्क मैनेजर को किसके द्वारा खोला जा सकता है। अब टास्क मैनेजर ओपन करने की शॉर्टकट की, टास्क मैनेजर क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में हम काम कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग ओपन करते हैं, तो कौन कौन से प्रोग्राम पीछे चल रहे हैं उनको देखने के लिए पहली चीज, या कोई प्रोग्राम है नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया, चल भी नहीं रहा, हट भी नहीं रहा, क्लोज भी नहीं हो रहा, उसको हम टास्क मैनेजर ओपन करके वहां से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, और बिहाइंड में कौन कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, सीपीयू का भाग कितना यूज कर रही है, उसको भी हम चेक कर सकते हैं टास्क मैनेजर से। टास्क बार पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर पर जाया जा सकता है बड़ी आसानी से। शॉर्टकट की हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कंट्रोल आर डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, बोथ ए एंड बी दोनों, है ना, और विंडो टी। तो हमारे पास जो शॉर्टकट की है किसको ओपन करने की, टास्क मैनेजर को ओपन करने की, हम इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, मतलब कि ये वाला, है ना, ये पूरा एक ही है। तो ए और बी दोनों शॉर्टकट की हम लोग यूज कर सकते हैं, दोनों को याद कर लेना, हो सकता है कभी एक आए कभी दोनों आए। विंडोज में फाइल के नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है, विंडोज में हम फाइल का नेम पे फाइल नेम जो होता है, तो फाइल नेम के मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं ये हमसे पूछ रहा है। तो याद रखना कि हम चाहे कोई फाइल बना रहे हैं या कोई फोल्डर बना रहे हैं, विंडोज की बात हो रही है, तो उसकी जो लेंथ होगी, उसके नाम की जो लेंथ होगी वो मैक्सिमम कितनी होगी, तो मैक्सिमम होगी 255 लेटर तक के, 255 कैरेक्टर तक के, बस इतना सा याद रखें। कौन सा सॉफ्टवेयर यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में काम करता है ना। इंटरफेस याद रखना भैया, इंटरफेस को हम लोग बोलते हैं माध्यम, दो लोगों के बीच का ऐसा माध्यम जो दोनों लोगों में सामंजस्य स्थापित कर पाए और दोनों आपस में फिर काम कर पाए। तो इंटरफेस का काम क्या होता है कि आपको एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म देना जिसकी सहायता से आप और बाकी हमारा कंप्यूटर जो है दोनों के बीच में बड़ा अच्छा सा काम हो जाए और अच्छे से आउटपुट हमको निकल कर मिल जाए। तो इंटरफेस जो यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में होता है, ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है और वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं, क्या होता है हमारे पास में, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम दूसरा कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर का हार्डवेयर है और हमारे बीच में क्या होगा, इंटरफेस का काम करता है, याद रखना। डिस्क डिफ्रेगमेंटर का उपयोग किया जाता है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर याद रखना, ये भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, बेसिकली ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी मतलब कि कंप्यूटर के मेंटेनेंस से संबंधित या रख रखाव से संबंधित सॉफ्टवेयर, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये उसके मैनेजमेंट से संबंधित होता है, इतना सा याद रखिएगा। अगर हम बात करें डिस्क डिफ्रेगमेंटर करता है क्या है, तो हमारी जो डिस्क होती है, हमारी डिस्क में डाटा पड़ा होता है इस तरीके से, कैसा होता है, अव्यवस्थित डाटा होता है, इस तरीके से पड़ा होता है, और हमारी डिस्क कैसी होती है, फुल होने पे आ जाती है, डाटा इस तरीके से होता है। तो इस डाटा को क्या करेगा, वापस रीअरेंज करेगा, है ना, या डाटा जिस जगह पे डाटा रखा हुआ है उसको वापस क्या करेगा, रीअरेंज कर देगा। तो रीअरेंज करने के बाद में ये जो हमारे पास डिस्क होगी कैसी हो जाएगी, अब इसमें जितना भी डाटा होगा, बैक सेक्टर होगी, कैसे होंगे, सब एक तरफ हो जाएंगे इस तरीके से, है ना, और हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारे को ये ब्लैंक स्पेस मिल जाएगा। अब कंप्यूटर को काम करना आसान हो गया। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर चलाने पर हमारे कंप्यूटर की काम करने की गति बढ़ती है। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन बोलता है फाइलें डिलीट करने के लिए, तो डिलीट करने के लिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। फाइलों के लिए टुकड़ों को पुनर्व्यवस्थित करना, ओएस इंस्टॉल करने के लिए, डिस्क विभाजन के लिए, तो डिस्क विभाजन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डिस्क को फॉर्मेट करते हैं, है ना, वहां पर। ओएस इंस्टॉल करने के लिए दोनों प्रोसेस लगभग एक जैसी एक ही समय में आगे पीछे होती है। प्रश्न का राइट आंसर है रीअरेंज फाइल फ्रेगमेंट, है
है ना, मतलब कि फाइल के टुकड़ों को पुनर्स्थापित करना। जो हमारे पास फाइलें हैं उन फाइलों को व्यवस्थित कर देगा, एक तरफ जमा देगा, हमको स्पेस मिल जाएगा। तो हमारे कंप्यूटर में जब स्पेस मिल गया तो हमारे कंप्यूटर काम कैसे करेगा, तेजी से करेगा। भाई ज्यादा जगह रहे तो काम करने की आसानी होती है, तो तेजी से काम करते हैं ना, तो हमारा कंप्यूटर वही करता है। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछता है। वर्चुअल मेमोरी आमतौर पर कहाँ स्थित होती है? वर्चुअल मेमोरी के लिए सुन लीजिए, वर्चुअल मेमोरी मतलब एक आभासी मेमोरी, जो है तो नहीं पर हमारे कंप्यूटर को आभास हो जाता है कि भाई है ना। तो वर्चुअल मेमोरी जो है, पहली चीज कहाँ जरूरत पड़ती है हमको, कि हमारे पास रैम है 2 GB की और हमको डाटा ओपन करना है 6 GB का। तो 2 GB से ज्यादा तो ओपन होगा नहीं, क्योंकि जितनी रैम बड़ी होगी उतना ही डाटा हम ओपन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमको सॉफ्टवेयर ओपन भी करने हैं और हमारे पास जगह भी करने हैं, उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी का निर्माण करता है। याद रखना, कौन निर्माण करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी का निर्माण करता है। कैसे करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में रैम 2 GB की है पर हार्ड डिस्क तो हमारे पास है ना भैया 1 TB की है। तो क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड डिस्क का जो कुछ भाग होता है उसको बदल देगा, किसमें? एज अ रैम बदल देगा। हार्ड डिस्क के कुछ भाग को एज अ रैम बदल देगा वर्चुअल तौर पर, है ना। और फिर वो जो हिस्सा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वर्चुअल मेमोरी, क्योंकि है तो हार्ड डिस्क में ही, लेकिन उतनी जितनी देर उसकी जरूरत होगी उतनी देर के लिए हार्ड डिस्क का वह हिस्सा एज अ रैम वर्क करने लग जाएगा, और फिर आप चाहो जितना बड़ा प्रोग्राम ओपन कर लो। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे कंप्यूटर में जब भी हम डाटा पार्टीशन कर लेते हैं फिर उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो जिस सेक्शन में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे सी में हो, डी में हो, ई में हो, मोस्टली सी में ही होता है, तो जिस सेक्शन में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो वहां पर जगह ज्यादा छोड़नी चाहिए, स्पेस रहना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करने के लिए। ठीक है, तो बस इतना सा आपको याद रखना है कि वर्चुअल मेमोरी किसका भाग होती है, वो हार्ड डिस्क का होती है। कौन सा प्रिंटर रिबन और छोटी पिन का उपयोग करके कागज पर प्रहार करता है? मतलब ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें रिबन भी है भैया, है ना, और जो किसमें क्या छोटी पिनों का भी प्रयोग कर रहा है, ऐसा कौन, और कागज पर प्रहार भी कर रहा था। हमारे पास कागज पर जो प्रहार करने वाले प्रिंटर है वो बेसिकली कौन से प्रिंटर है? वो हमारे पास में इंपैक्ट प्रिंटर, मतलब क्या करते हैं वो स्टॉक करेंगे और फिर प्रिंट करते हैं। अब ऐसा कौन सा प्रिंटर है इसमें पिने भी होती है और रिबन का प्रयोग कर रहा है? रिबन मतलब भी इसमें स्याही लगी होती है जो हम टाइपराइटर में यूज करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में जिसमें पिने भी होती है और रिबन भी होती है, तो वो एकमात्र प्रिंटर जो है हमारे पास में वो कौन सा है? डीएमपी प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। बाकी 3 प्रिंटर तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, तो यहाँ से भी हट जाते हो। इसके अलावा अदर जो इंपैक्ट प्रिंटर हमारे पास में डीएमपी के अलावा डेजिबल प्रिंटर होता है जिसमें अक्षर उभरे हुए रहते हैं, है ना। अगर हम ड्रम प्रिंटर की बात करें उसमें भी अक्षर उभरे हुए रहते हैं, है ना। अगर हम बैंड प्रिंटर की बात करें तो उसमें तो जो है हमारे पास में चेन प्रिंटर या ड्रम प्रिंटर के बैंड प्रिंटर की बात करें उसमें भी अक्षर उभरे हुए रहते हैं, तो वो अलग चीज हो गई, है ना। हमारे पास में डीएमपी प्रिंटर होता है, इसमें क्या होता है? इसमें अक्षर पिनों के माध्यम से बनते हैं, इसको याद रखिएगा, है ना। तो ये इसका राइट आंसर। स्कैनर का रेजोल्यूशन किसमें नापा जाता है? स्कैनर का रेजोल्यूशन, देखिए स्कैनर का रेजोल्यूशन नापना है तो स्कैनर में जब भी हम पढ़ते तो रेजोल्यूशन वहां पर हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन हमको ये तो पता है कि स्कैनर स्कैन क्या करेगा? इमेज को, चित्र को, और चित्र का जो रेजोल्यूशन होगा वही स्कैनर का रेजोल्यूशन होगा, है ना। तो चित्र को हम लोग नापते हैं किसमें? हम लोग नापते हैं भैया उसको डीपीआई में, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच में हम उसको नापते हैं, और यही इमेज के लिए भी आता है। और मॉनिटर की जो रेजोल्यूशन हम बात है, प्रिंटर की क्वालिटी की भी अगर बात करें तो वहां पे डीपीआई ही यूज होता है, डॉट पर इंच को, तो उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट में स्पेस बार के लिए किस उंगली का प्रयोग किया जाता है? ये स्पेशली लास्ट के 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए रखे गए हैं। अभी आप लोग एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं, 22 तारीख लास्ट डेट है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि रेमिंगटन में या हम नॉर्मल भी कीबोर्ड में हम लोग, चाहे रेमिंगटन हो या इनक्रिप्ट हो, हम लोग स्पेस बार का जो यूज करते हैं किससे करते हैं? थंब से ही करते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। तो रेमिंगटन कीबोर्ड आपको सेलेक्ट करना है अभी जब एग्जाम फॉर्म भरेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में रेमिंगटन पे ही टाइपिंग होती है, तो और फॉन्ट जो होता है वो मंगल होता है, तो फॉन्ट मंगल सेलेक्ट करना है। और जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड का ऑप्शन एक्चुअल मिलेगा फॉर्म भरते समय, तो आप रेमिंगटन गेल सेलेक्ट करना है हमको। ठीक है, तो रेमिंगटन के हिसाब से हमारी टाइपिंग हो जाएगी। अभी प्रैक्टिस भी आप वैसे ही कर लीजिए, है ना। और स्पेस बार के लिए हम अंगूठा यूज करते हैं, अंगूठे से ही स्पेस लगाना चाहिए, है ना, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है,
विंडोज में कीबोर्ड लेआउट बदलने के लिए किस कीबोर्ड कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है? कीबोर्ड का लेआउट बदलना है ना, कि भाई कोई कर्तिदो में कर रहा है, कोई इंग्लिश में कर रहा है और कोई रेमिंगटन गेल में कर रहा है ना। तो मोस्टली हम लोग जो ये शॉर्टकट की यूज करते हैं ये रेमिंगटन गेल से कहां पर, इंग्लिश के लिए है ना। इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग के बीच में हमको स्विच करना है तो हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा जो टाइपिंग करते हैं, और टाइपिंग आप सभी करते हो, जाहिर सी बात है, तभी तो वीडियो देख रहे हो सीपीसीटी के लिए। तो जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग याद कर लेंगे, और जिन लोगों को पता है तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना। इसके पहले 2 बार पूछा जा चुका है, और अभी हो सकता है कि अभी कुछ टाइम से नहीं पूछा तो फिर से उसको रिपीट वो कर दे। तो याद रखिएगा, जब भी हम टाइपिंग करते हैं मंगल फॉन्ट में और कीबोर्ड रेमिंगटन गेल होता है, तब हम लैंग्वेज स्विच करते हैं, हिंदी से इंग्लिश के लिए, इंग्लिश से हिंदी के लिए आते हैं। वहां पर हम शॉर्टकट की यूज करते हैं। कौन सी करते हैं हम लोग? आल्ट के साथ में यूज करते हैं शिफ्ट को। आल्ट के साथ में हम लोग यूज करने वाले हैं शिफ्ट का। इसके माध्यम से हम लोग क्या कर लेते हैं, स्विच कर लेते हैं। ये आपको याद रखना, और जिनको नहीं पता था वो करके देखिएगा, और जिनको पता है उनकी तो फिर बात ही अलग है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास में आज 6 नंबर का वीडियो, और कोशिश कर रहे हैं हम सभी लोग कि आपको डेली क्लासेस ही मिले, है ना। अब रहा प्रश्न कि कितने लोगों को लाइव क्लासेस चाहिए, है ना। तो लाइव क्लासेस के जितने ज्यादा कमेंट होंगे तो लाइव क्लासेस हम लोग लेके तो आते हैं, तो जल्दी ला लेंगे, है ना। तो कमेंट कर दीजिए लाइव क्लासेस के लिए, जिनको लाइव क्लासेस चाहिए, और साथ में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर दो पहले, है ना, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।